नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद को समझने में हमारी मदद करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और उसके 395 मूल अनुच्छेदों की। और शुरुआत करते हैं उन सबसे ताकतवर शब्दों से, जो इस पूरे दस्तावेज की नींव हैं। हम, भारत के लोग। ये शब्द सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये इस दस्तावेज की आत्मा है, जो बताते हैं कि असली शक्ति जनता में ही है। 395 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमारे संविधान के वो मूल अनुच्छेद हैं जो इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का आईना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए बनी ये मोटी सी किताब, ये विशाल नियम पुस्तिका काम कैसे करती है? आइए इसी को थोड़ा आसान करके समझते हैं, परत दर परत। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र के ब्लूप्रिंट की। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को बनाने से पहले एक नक्शा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये वो विजन है, वो सोच है जिससे तय होता है कि आने वाले कल का भारत कैसा होगा। अच्छा, तो ये संविधान आया कहाँ से? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक जाती हैं। फिर बहुत सारी बहसों और चर्चाओं के बाद हमारी संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 जनवरी 1950, जब ये पूरी तरह लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना। अब देखिए, कोई भी नियम बनाने से पहले इस ब्लूप्रिंट को 2 बहुत ही बुनियादी चीजें तय करनी थीं। पहला, ये राष्ट्र है क्या, और दूसरा, इस राष्ट्र के लोग कौन हैं। बस यही काम करते हैं संविधान के पहले 2 भाग। तो भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 हैं, वो बताता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ। सिंपल। इसके ठीक बाद आता है भाग 2, यानी अनुच्छेद 5 से 11, जो ये बताता है कि इस देश का नागरिक कौन होगा। देखिए कितना लॉजिकल है, पहले देश की पहचान, फिर उसके नागरिकों की। चलिए, देश भी तय हो गया और नागरिक भी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस रिश्ते की जान है, उसकी बुनियाद है, नागरिक का अधिकार पत्र। मतलब ये बताता है कि एक नागरिक और सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होगा। और यहाँ ना एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना है। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार, ये वो गारंटी हैं जिनको लागू करवाने के लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये सरकार के लिए ये तो करना ही पड़ेगा वाली बात है। और दूसरी तरफ है नीति निदेशक तत्व। ये सरकार के लिए एक तरह की सलाह है, एक नैतिक गाइडलाइन कि आपको ये करना चाहिए। तो एक है कानूनी मजबूरी और दूसरा है एक आदर्श लक्ष्य। तो इन मौलिक अधिकारों में आता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी, और सबसे जरूरी अनुच्छेद 21, जो हमें जीने का अधिकार देता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य तो तय हो गए, लेकिन इस विशाल देश को चलाएगा कौन? यहीं पर संविधान सरकार के इंजन को डिजाइन करता है, वो मशीनरी जो पूरे देश को चलाती है। देखिए, भारत में सरकार का ढांचा 3 लेवल पर काम करता है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, यानी यूनियन गवर्नमेंट। फिर आती हैं हमारी राज्य सरकारें, और सबसे जमीनी स्तर पर काम करती हैं पंचायतें और नगर पालिकाएं। मतलब पावर को ऊपर से नीचे तक बांटा गया है। अब इस इंजन के 2 सबसे बड़े हिस्से हैं। संविधान का भाग 5 केंद्र सरकार के बारे में बताता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। और वहीं भाग 6 राज्यों की मशीनरी को समझाता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट वगैरह। देख रहे हैं शक्ति का कितना साफ साफ बंटवारा है। अच्छा, अगर सरकार इंजन है, तो संविधान के जो बाकी हिस्से हैं ना, वो देश के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। ये वो सारे नियम कायदे हैं जो तय करते हैं कि देश रोजमर्रा में कैसे चलेगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में देश को चलाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे चुनाव कैसे होंगे, देश की ऑफिशियल भाषा क्या होगी, पैसों का लेन देन कैसे होगा, और सबसे जरूरी, अगर देश पर कोई मुश्किल आ जाए तो क्या करना है। ये सारे नियम ही देश की गाड़ी को रोज आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपातकालीन प्रावधान, ये केंद्र सरकार को युद्ध या देश के अंदर किसी बड़ी गड़बड़ी जैसे राष्ट्रीय संकट के समय में कुछ एक्स्ट्रा पावर देता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, जिसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जानते हैं इस संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है?
ये कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक जिंदा, सांस लेते हुए दस्तावेज की तरह बनाया गया था, जो समय के साथ बदल सकता है, खुद को ढाल सकता है। और ये बदलने की शक्ति आती कहाँ से है? ये आती है अनुच्छेद 368 से। यही वो टूल है, वो तरीका है, जिससे हमारी संसद वक्त के साथ संविधान में जरूरी बदलाव कर सकती है, ताकि हमेशा हमारे समय के लिए प्रासंगिक बना रहे। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये हुआ है। समय के साथ हमारे संविधान में सच में बदलाव हुए हैं। कुछ नए हिस्से जोड़े गए, जैसे कि भाग 4A, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो वहीं कुछ पुराने हिस्से हटा भी दिए गए हैं, जैसे भाग 7। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा संविधान ठहरा हुआ पानी नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत एक देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, इसके संविधान का अगला पन्ना, अगला अध्याय कैसा दिखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है, क्योंकि याद है ना, कहानी की शुरुआत तो हम भारत के लोग से ही हुई थी।